हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो आज हम एक और सेल ऑर्गेनेली को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है राइबोसोम। देखो, राइबोसोम को हम सभी जानते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं, सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और ये राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही सेल के अंदर मिलते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं स्टूडेंट। सो राइबोसोम्स आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर। तो देखो, ग्रैनुलर होने की वजह से ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी ग्रैनुलर बना देता है। ग्रैनुलर का मतलब क्या है स्टूडेंट? ये सेल है, तो सेल्स में राइबोसोम्स एक ग्रैनुलर यानी दानेदार अपीयरेंस देते हैं, इसीलिए इनको ग्रैनुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। दीज आर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पैलेट। जॉर्ज पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने इनको सबसे पहले डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था 1953 में, और एनिमल सेल में इन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। क्लियर? और इसीलिए राइबोसोम को हम पैलेट पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज पैलेट पार्टिकल्स। क्लियर? राइबोसोम्स बने होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए और प्रोटीन से। तो राइबोसोम किससे बने हुए हैं? आरएनए और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली कौन सी है? दैट इज राइबोसोम्स। क्लियर? देन राइबोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दोनों ही तरह के सेल के अंदर मिलते हैं एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज। ये यूकैरियोटिक सेल में स्टूडेंट एक एक्सेप्शन है, मैच्योर आरबीसीज। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इवन राइबोसोम्स भी नहीं मिलते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। जो राइबोसोम्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आपने जब पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि राइबोसोम 70S लिखे होते हैं, 80S लिखे होते हैं। तो एग्जैक्टली इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, यानी ये 70 और 80S में डिवाइड कैसे होते हैं? सो दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो हम इनको डिवाइड कैसे करते हैं? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेस पे। अब ये होता क्या है स्टूडेंट, आइए इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, अगर मैं बात करूं भाई सेडिमेंटेशन, सो सेडिमेंटेशन क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी टू सेटल डाउन। सेडिमेंटेशन सेटल डाउन होने की टेंडेंसी है, यानी वो टेंडेंसी जिसपे सब्सटेंसेस जो है वो एक लेयर पे जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है। क्लियर? नाउ व्हाट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है स्टूडेंट किस रेट से जो सब्सटेंस है वो सेटल डाउन हो रहा है, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सो रेट ऑफ sedimentation is called sedimentation coefficient। तो जो सेटल डाउन होने का रेट है, यानी किस स्पीड से जो सब्सटेंस है वो सेटल डाउन हो रहा है, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब ये देखिए ये होता कैसे है। एक मशीन होती है स्टूडेंट जिसको हम क्या कहते हैं? दिस इज सेड टू बी द सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है और इस मशीन में क्या करते हैं? छोटी छोटी ट्यूब्स लगी होती है। इन ट्यूब्स के अंदर जो भी सब्सटेंस है उसको सॉल्यूशन की फॉर्म में इस तरीके से भर दिया जाता है। और सेंट्रीफ्यूज क्या करती है? सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई स्पीड पे इन सब्सटेंस को क्या करती है? रोटेट करती है। क्लियर हुआ? सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है, इसमें हमें जिसको भी सेटल डाउन करना है
उन सब्सटेंस को सॉल्यूशन की फॉर्म पे लिया, चाहे वो सेल ऑर्गेनेली क्यों ना हो, जस्ट लाइक राइबोसोम, या पूरा का पूरा सेलुलर कंपोनेंट हमने ले लिया, क्लियर, लेकिन सॉल्यूशन की फॉर्म पे लिया, इस ट्यूब के अंदर डाल दिया और उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख दिया। अब ये क्या करती है, बहुत हाई स्पीड पे इस सब्सटेंस को रोटेट करती है, जैसे हमारे घर में मिक्सी होती है ना, उसी तरीके से। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, जब ये हाई स्पीड पे रोटेट होने के बाद ये जो सब्सटेंस है ये क्या करेंगे, ये सेटल डाउन होंगे। और सेटल डाउन कैसे होंगे, जो मॉलिक्यूलर वेट जिनका ज्यादा है, जो हैवी है, वो पहले सेटल डाउन होंगे, नीचे सेटल डाउन होंगे, और जो लाइटर है वो बाद में सेटल डाउन होंगे और ऊपर की लेयर पे सेटल डाउन होते हैं। तो यानी कि सेटल डाउन ये हुए कैसे, अपने साइज और मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। जिनका साइज बड़ा है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, वो जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, लाइटर है, वो बाद में सेटल डाउन होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स की लेयर बन जाती है, क्लियर। तो इसी में अगर हम राइबोसोम्स को देखें तो जो राइबोसोम्स होते हैं उसमें जो 80S के राइबोसोम्स होते हैं, इनका साइज बड़ा होता है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, ये पहले सेटल डाउन होते हैं, तो इसीलिए ये इनको 80S कहा गया है। और 70S वाले लाइटर होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, तो ये जो है वो बाद में ऊपर की लेयर पे सेटल डाउन होते हैं, क्लियर। सो ये हमने सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेस पे इनको जो है डिवाइड किया है। सो अगर हम कहें जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं, दे फर्स्ट सेटल डाउन, क्लियर। और जो लाइट मॉलिक्यूल हैं, दे सेटल डाउन लेटर, ये बाद में जो है सेटल डाउन होते हैं, क्लियर। अब ये देखो स्टूडेंट, इस पे S भी है, तो देखो S होता क्या है, S इज, ये रिप्रेजेंट करता है स्वेडबर्ग यूनिट। S कहां से आया, स्वेडबर्ग यूनिट। जिस तरीके से हम वेट की ग्राम्स, किलोग्राम यूनिट रखते हैं, उसी तरीके से जो राइबोसोम्स हैं उसमें S आता है स्वेडबर्ग यूनिट से, तो यही राइबोसोम्स की यूनिट होती है, क्लियर। तो 70S और 80S का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से आया है, एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पे किस तरह के राइबोसोम्स मिलते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। और ये 70S टाइप के राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फॉर्म पे पड़े रहते हैं, फर्दर किसी ऑर्गेनेली के अंदर नहीं है, ना ही बाउंड फॉर्म पे है, फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर 70S राइबोसोम होते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट यूकैरियोटिक सेल पे। तो देखो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है ना, इस पे राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर भी होते हैं। जो राइबोसोम स्टूडेंट साइटोप्लाज्म के अंदर यूकैरियोटिक सेल पे मिलते हैं उनको हम कहते हैं साइटोराइबोसोम्स, ये 80S टाइप के होते हैं, क्लियर। और स्टूडेंट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंड फॉर्म पे भी हो सकते हैं और ये फ्रीली फॉर्म पे भी हो सकते हैं, क्लियर। और दूसरे जो यूकैरियोटिक सेल पे राइबोसोम्स मिलते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद ऑर्गेनेली, ये किसी ऑर्गेनेली के अंदर पाए जा सकते हैं। जो राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं उनको मीटोराइबोसोम्स कहते हैं, 70S टाइप के होते हैं। जो प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं उनको प्लास्टिडोराइबोसोम्स कहते हैं स्टूडेंट्स, और ये भी क्या है, 70S टाइप के होते हैं। देखो प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बैक्टीरियल एंडोसिम्बायंट्स कहा था, तो इनके अंदर बैक्टीरियल प्रॉपर्टी मिलती है, जिसमें से एक क्या है, राइबोसोम्स, वो भी कैसे, 70S टाइप के, क्लियर।
चलिए देखते हैं स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है राइबोसोम का। तो देखो जब आप ये लार्जर सब यूनिट देखते हो, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बेसिकली दो यूनिट से मिलकर बना है, एक तो लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। तो जो लार्ज सब यूनिट है ना, ये देखो इस तरह की डॉम शेप की होती है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। किस तरीके से, देखो ये डॉम शेप स्ट्रक्चर, डॉम मतलब इस तरीके से ऊपर उठा हुआ, ये क्या है स्टूडेंट, दिस इज लार्जर सब यूनिट। और स्मॉलर सब यूनिट कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर इस तरीके से फिट हो जाती है। क्लियर। अब ये जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है ना, इसमें गैप होता है, टनल की तरह दिखने वाला गैप होता है, और इस गैप में इस तरीके से, जैसे ये पेन है, इस तरीके से स्टूडेंट mRNA की चेन होती है। समझ में आया। लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के बीच में गैप है, और उस गैप में mRNA की चेन होती है, और उस mRNA की चेन पे जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड ऐड होते हैं और प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर। तो देखो क्या है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट अब ये ज्वाइन हो गई है आपस में, और ये कंप्लीट राइबोसोम का स्ट्रक्चर बन गया है। क्लियर, कंप्लीट राइबोसोम का स्ट्रक्चर बन गया है। अब देखो जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट है, ये जब एक दूसरे से कंबाइन करेंगी तो इनके कंबाइन करने में मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इनके कंबाइन करने में मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। देखो अगर तो मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन 1 से 2 मिलीमोलर के बीच में है तो ये क्या कर जाएगी, यूनाइट कर जाएगी। अगर इससे क्या है, कम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएगी इस तरीके से। क्लियर। और अगर इससे ज्यादा है तो स्टूडेंट दो राइबोसोम आपस में जुड़ जाएंगे और डाइमर बनाएंगे। तो इसको अभी हम आगे और पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए तो देखो क्या है, इसको भी हम डिटेल में और देखेंगे स्टूडेंट। सो लार्जर सब यूनिट इज डॉम शेप। लार्जर सब यूनिट कैसी है स्टूडेंट, डॉम शेप। वाइल जो स्मॉलर सब यूनिट है वो कैप की तरह होती है। अब दोनों सब यूनिट के बीच में, बिटवीन लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, देयर इज अ टनल लाइक गैप। एक टनल की तरह गैप होता है जिसमें mRNA की चेन प्लेस्ड होती है। एंड mRNA हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। और जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनती है। तो यानी प्रोटीन किस तरह की बनती है वो कौन डिसाइड कर रहा है, mRNA। क्लियर। तो mRNA क्या डिसाइड कर रहा है स्टूडेंट कि किस तरह की प्रोटीन बनेगी। और mRNA के पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई, mRNA के पास इंफॉर्मेशन आती है डीएनए से। तो एग्जैक्टली जो भी बॉडी में प्रोटीन बननी है उसकी इंफॉर्मेशन हमारी डीएनए पे स्टोर है। डीएनए उस इंफॉर्मेशन को mRNA की फॉर्म पे कॉपी करता है। mRNA न्यूक्लियस से जाएगा साइटोप्लाज्म पे, राइबोसोम के पास जाएगा, और राइबोसोम इसके जो सीक्वेंस का है वो उसको स्टडी करता है और अमीनो एसिड को उसी सीक्वेंस पे ऐड करता है, और हमारी प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। सेवरल राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA चेन। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं वो एक ही mRNA के चेन पे अटैच्ड होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वी कॉल इट पॉली राइबोसोम्स। क्लियर। ये देखिए ये एक mRNA की चेन है, और इस mRNA की चेन पे बहुत सारे राइबोसोम्स आपस में जुड़ गए हैं। तो इसको हमने नाम क्या दिया है, पॉली राइबोसोम। और इसी को स्टूडेंट हम नाम और भी क्या देते हैं, एर्गोसोम्स और पॉलीसोम्स। ये तीनों इसी के नाम हैं। क्लियर। देन बोथ सब यूनिट ज्वाइन एंड सेपरेट। बोथ सब यूनिट स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट ये ज्वाइन और सेपरेट होती है मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन के बेस पर। क्लियर। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इज
बिटवीन 1 to 2 मिलीमोलर, यानी 1 से 2 मिलीमोलर के बीच में मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा स्टूडेंट, देन बोथ सब यूनिट यूनाइट्स, दोनों सब यूनिट क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती हैं इस तरीके से। क्लियर? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इफ द कंसंट्रेशन इज लेस देन दिस, यानी 1 से 2 मिलीमोलर से कम है, तो जो दोनों सब यूनिट है वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है, अब ये क्या हो गई है, सेपरेट हो गई है। देन इफ द कंसंट्रेशन इज मोर, यानी 1 से 2 मिलीमोलर से भी ज्यादा है, तो राइबोसोम्स क्या करेंगे स्टूडेंट, ज्वाइन हो जाएंगे और ये फॉर्म करते हैं डाइमर्स। डाइमर कैसे फॉर्म करते हैं, देखो ये एक राइबोसोम है और ये है स्टूडेंट दूसरा राइबोसोम, और 2 राइबोसोम आपस में जुड़ गए हैं, तो इसको हमने क्या कहा है, डाइमर। क्लियर? तो इस तरीके से डाइमर की फॉर्मेशन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, तो जो राइबोसोम्स है वो 2 तरह के होते हैं, एक 70S टाइप और एक 80S टाइप। तो जो 70S राइबोसोम्स होते हैं ना, जो बेसिकली कहाँ मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं। इनमें आरएनए और प्रोटीन का जो रेशियो है, आरएनए 60% और प्रोटीन 40% मिलते हैं। ये रेशियो याद रखिएगा स्टूडेंट। क्लियर? अब ये देखो राइबोसोम की यूनिट होती है ना इस तरीके से, ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये है स्टूडेंट लार्जर सब यूनिट। तो इसमें प्रोटीन तो रहेगा ही, प्रोटीन के साथ साथ आरएनए की चेन मिलती है इस तरीके से, और ये जो आरएनए की चेन है ना, ये आरएनए कौन सा होता है, इट इज राइबोसोमल आरएनए। तो यहां पे जो आरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है। तो राइबोसोमल आरएनए की कितनी चेन मिलती है और कौन कौन सी मिलती है, आइए वो हम देखते हैं। तो देखो 70S पे जो राइबोसोम है उन पे जो सब यूनिट है 30S स्मॉलर सब यूनिट है, 50S जो है वो लार्जर सब यूनिट है। अगर आप 30 और 50 को ऐड करो तो क्या होगा, 80। तो यहाँ पे राइबोसोम्स के सब यूनिट को हम ऐड नहीं करते हैं, इस बात को याद में रखिएगा कि जो सब यूनिट है उनको ऐड नहीं करते हैं। तो देखो क्या है, स्मॉलर सब यूनिट 30S, और 30S में जो आरएनए है वो कैसा होता है, 60S rRNA और 21 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इसमें मिलते हैं। लार्जर सब यूनिट में होता है स्टूडेंट 23S rRNA, 5S rRNA और 34 प्रोटीन के मॉलिक्यूल मिलते हैं। क्लियर? देन आते हैं हम 80S राइबोसोम्स पे। 80S राइबोसोम पे स्टूडेंट आरएनए 40% और प्रोटीन 60% होता है। तो 40-60 का रेशियो कहाँ रहता है, 80S राइबोसोम्स पे रहता है। अब ये जो राइबोसोम्स है ना, इनकी जो स्मॉलर सब यूनिट है दैट इज 40S, और 40S में 18S RNA मिलता है और 33 प्रोटीन के मॉलिक्यूल मिलते हैं। देन 60S इनकी लार्जर सब यूनिट है जिसमें 20S rRNA है, 5.8S rRNA है और 5S rRNA है। उसके साथ साथ 40 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम्स का जो फंक्शन है। तो देखो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस, और इसीलिए राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्टरीज। क्लियर? जो लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट के पास स्पेशल टाइप का राइबोजाइम मिलता है।
ये स्टूडेंट स्मॉलर सब यूनिट और ये लार्जर सब यूनिट। तो जो लार्जर सब यूनिट है ना, इस पे एक राइबोजाइम मिलता है। राइबोजाइम क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो बेसिकली आरएनए बेस्ड है, यानी आरएनए का बना हुआ एंजाइम है। कैटालिटिक फंक्शन करेगा, लेकिन किससे बना हुआ है? आरएनए से, प्रोटीन से नहीं बना हुआ है। इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट, दिस इज पेप्टाइड ट्रांसफरेज। यानी ये जो राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट पे जो राइबोजाइम मिलता है, दैट इज पेप्टाइड ट्रांसफरेज। और पेप्टाइड ट्रांसफरेज का काम क्या है? इट फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड। ये स्टूडेंट पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन करता है बिटवीन द अमीनो एसिड टू फॉर्म पेप्टाइड चेन। कैसे करता है ये देखिए। ये स्टूडेंट ये अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड आपस में लिंक्ड होंगे, और लिंक होने के बाद, लिंक होंगे कैसे एग्जैक्टली? इनके बीच में बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सो दीज आर पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, इनको फॉर्म कौन करता है? पेप्टाइड ट्रांसफरेज। और जब अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते रहेंगे तो एक चेन बन जाएगी। इसी को हम पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन का नाम दे देते हैं। क्लियर? चलिए, तो प्रोटीन बनाने में इस पेप्टाइड ट्रांसफरेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। फ्री राइबोसोम्स जो कि साइटोप्लाज्म पे फ्रीली फॉर्म पे होते हैं, ये बनाते हैं स्टूडेंट नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन्स। नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, और जो अटैच्ड बाउंड राइबोसोम्स होते हैं ना, ये सिक्रेटरी प्रोटीन बनाते हैं, जस्ट लाइक हार्मोनल प्रोटीन्स, जस्ट लाइक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये सब बनाते हैं। क्लियर? और प्रोटीन की सिंथेसिस करना ही राइबोसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एक प्रोटीन और होती है स्टूडेंट, दिस इज सैफ्रॉन्स प्रोटीन। ये जो सैफ्रॉन्स प्रोटीन होती है, इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? जो भी नई प्रोटीन राइबोसोम ने बनाई है, उसकी फोल्डिंग, उनकी प्रोसेसिंग ये प्रोटीन करती है। तो सैफ्रॉन प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? दे कॉज प्रोसेसिंग of newly formed proteins. क्लियर? अब जो प्रोसेसिंग है वो होती कहाँ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, पर उनमें इन प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट साइटोस्केलेटन के साथ।